आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास की सीरीज में जहां पर हम परमार या पंवार राजवंश की कहानी पढ़ रहे हैं, उस सीरीज को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं। और पिछले टॉपिक में हमने गढ़वाल के परमार या पंवार राजवंश के अंतर्गत राजा मानसा की कहानी पढ़ी थी। और आज हम राजा मानसा से अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम मानसा के उत्तराधिकारी श्यामसा की कहानी पढ़ेंगे। अर्थात परमार या पंवार राजवंश के अगर हम क्रम के हिसाब से बात करें तो आज जो टॉपिक हमारे पास है वो 44वां शासक है, 44 नंबर का जो शासक है श्यामसा की कहानी है। पहले हम इंपॉर्टेंट रूप से देख लेते हैं इसको कि श्यामसा की अगर हम बात करें, श्यामसा के कुछ उपनाम हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिसमें श्यामसा को मेधाकर या सामसा भी कहा गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मेधाकर या जो सामसा है वही श्यामसा है। अर्थात श्यामसा के दो उपनाम भी हमें जानकारी मिली है। जहां तक हम संबंधों की बात करें, जिस समय श्यामसा गढ़वाल के यानी पंवार या परमार राजवंश के शासक बनते हैं, उनके समकालीन शासकों के साथ कैसे संबंध रहते हैं। समकालीन अगर हम शासकों की बात करें, पहले इसमें जैसे हमने समय काल की हमें बात करनी चाहिए कि श्यामसा का जो समय काल है वह 1611 से प्रारंभ होता है और 1631 पे समाप्त होता है। यानी 1611 से 1631 का समय श्यामसा का है। तो स्वाभाविक है इस समय श्यामसा के समकालीन शासकों में अगर हम बात करें, दिल्ली या आगरा की गद्दी पर इस समय जहांगीर का शासन है, जबकि दूसरी ओर हम चंद राजवंश की बात करें तो चंद राजवंश में लक्ष्मी चंद और उसके उत्तराधिकारी अगर हम तिरमल चंद की बात करें तो वो इस समय चंद राजवंश के शासक हैं। तो समकालीन शासकों में हम पहले जहांगीर को देख लेते हैं। जहांगीर के साथ यानी मुगल राज्य के साथ कैसे संबंध थे राजा श्यामसा के। जहांगीरनामा यानी जो जहांगीर की आत्मकथा है, जहांगीरनामा पुस्तक में हमें जानकारी मिली है राजा श्यामसा की। यानी राजा जहांगीर यानी जो मुगल शासक जहांगीर हैं, उनके दरबार में राजा श्यामसा गए थे। तो ये पहले ऐसे शासक हैं जो स्पष्ट रूप से जानकारी हमें मिलती है कि ये मुगल दरबार में गए थे। इनसे पूर्व जितने भी शासक थे जिनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे, उनके मुगल दरबार जाने की जानकारी नहीं मिली है। यानी यहां से हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि पहला परमार या पंवार राजवंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसकी जानकारी हमें स्पष्ट रूप से मिली है कि वे मुगल दरबार गए थे। नाम श्यामसा का आता है। दूसरा, श्यामसा को मुगल दरबार से कुछ उपहार स्वरूप चीजें मिली थी। अर्थात जहांगीर के द्वारा श्रीनगर के इस शासक को कुछ उपहार दिया गया था, जिसमें घोड़े और हाथी का जिक्र आता है। मुगल दरबार की ओर से एक हाथी और एक घोड़ा उपहार स्वरूप राजा श्यामसा को दिया गया था। अर्थात श्यामसा को जहांगीर की ओर से एक घोड़ा और एक हाथी प्रदान किया गया था। यानी इससे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मुगल दरबार के साथ या मुगल शासक के साथ राजा श्यामसा के अच्छे संबंध जरूर थे। दूसरा हम बात कर लेते हैं चंद राजवंश के साथ कैसे संबंध थे राजा श्यामसा के। तो इस समय अगर हम बात करें, प्रारंभिक दौर में श्यामसा के पूर्व में जो शासक थे, चंद राजवंश के शासक लक्ष्मी चंद थे। और लक्ष्मी चंद के उपरांत जो शासक बनते उनके पुत्र, उनका नाम तिरमल चंद था। लेकिन तिरमल चंद दरबारी षड्यंत्र से परेशान रहते हैं और दरबारी षड्यंत्र के कारण उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ता, अर्थात चंद राज्य छोड़ना पड़ता है। और चंद राज्य छोड़ने के बाद वो गढ़वाल राज्य में आ जाते हैं, अर्थात राजा श्यामसा के शरण में आते हैं। राजा श्यामसा के द्वारा उनको मदद दी जाती है और उनको आगे चलकर चंद राज्य का दोबारा राजा बनाया जाता है। यानी जो दरबारी षड्यंत्रकारी थे, उन षड्यंत्रकारियों को दंड दिया जाता है और राजा तिरमल चंद को दोबारा शासक बना दिया जाता है चंद राजवंश का। अर्थात हम ये कह सकते हैं चंद राज्य के साथ उनके अच्छे संबंध रहे होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं श्यामसा में भूमिदान की। यानी एक ताम्रपत्र मिला है जो सिलसारी नामक गांव से प्राप्त हुआ है। सिलसारी नामक गांव से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिसके साक्षी शंकर गुरु रहे हैं, इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिलती है भूमिदान की। यानी यहाँ ये जानकारी मिलती है कि परमार या पंवार राजवंश के शासक भूमिदान करते थे। ये जानकारी हमें सिलसारी ताम्रपत्र से मिली है, जिसके साक्षी शंकर गुरु भी रहे हैं। इस ताम्रपत्र से हमें जानकारी मिली है कि राजा श्यामसा के द्वारा शिवनाथ जोगी या फिर जो योगी थे उनको भूमिदान की गई थी। और ये जानकारी सिलसारी ताम्रपत्र से मिली है। और परीक्षा के दृष्टिकोण से ताम्रपत्र हमारे लिए महत्वपूर्ण बनेगा। यानी सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि सिलसारी ताम्रपत्र का संबंध किस राजा से है, यानी श्यामसा से है। या फिर ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि परमार या पंवार राजवंश का वो कौन सा शासक है
जिसके समय में भूमिदान की जानकारी स्पष्ट मिली है, तो राजा श्याम शाह इसका जवाब है। अब हम बात कर लेते हैं राजा श्याम शाह के द्वारा सैन्य अभियान की। तो राजा मान शाह की मृत्यु के पश्चात उत्तरी क्षेत्रों में पुनः एक बार दापा के लुटेरों ने गढ़वाल की सीमा पर लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि हमें पता है कि पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, राजा मान शाह के द्वारा तिब्बत क्षेत्र में, यानी उत्तराखंड की जो सीमा तिब्बत को टच करती है, चमोली से उत्तर वाली जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को पार करके राजा मान शाह के द्वारा दापा क्षेत्र में, यानी तिब्बत का वो क्षेत्र दापा के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र में राजा मान शाह के द्वारा सैन्य अभियान किया जाता है और सैन्य अभियान में सफल हुए थे। इस समय दापा का राजा काकुआ मोर था और काकुआ मोर युद्ध में पराजित होता है और पराजित होने के बाद वो राजा मान शाह के साथ एक संधि कर लेता है। इस संधि की कुछ शर्तें थी, उन शर्तों को राजा काकुआ मोर के द्वारा फॉलो किया गया था। लेकिन जब राजा मान शाह की मृत्यु हुई तो मान शाह की मृत्यु के बाद राजा काकुआ मोर ने, जो दापा के शासक थे, उसने संधि को अस्वीकार कर दिया, यानी संधि की जो शर्तें थी उन शर्तों का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। और दूसरा, दापा के लुटेरों ने गढ़वाल के क्षेत्रों पर लगातार लूटपाट करनी प्रारंभ कर दी। इस कारण राजा श्याम शाह को अब सैन्य अभियान करना था दापा के खिलाफ। तो राजा श्याम शाह के द्वारा दापा क्षेत्र पर सैन्य अभियान किया जाता है और दापा के शासक काकुआ मोर को युद्ध में पराजित किया जाता है, जैसे कि उनके पिता मान शाह के द्वारा भी किया गया था। दोबारा संधि होती है और इस संधि के अंतर्गत जो पुरानी शर्तें थी, उन शर्तों के साथ साथ एक नई चीज इसमें ऐड की गई, वो थी चंवरी गाय। यानी चंवरी गाय यानी गाय की एक प्रजाति है जो अधिक दूध देती है। और यहाँ पर एक संधि के अंतर्गत यह स्वीकार कराया गया राजा काकुआ मोर से कि वह युद्ध हारने, यानी जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध हारने के बाद पुरानी शर्तों के साथ एक चंवरी गाय प्रतिवर्ष दान करेंगे या देंगे गढ़वाल राज्य को। तो इस तरीके से अब काकुआ मोर युद्ध पराजित हो जाता है और प्रतिवर्ष उसे अब चंवरी गाय भी भेजी थी पुरानी शर्तों के साथ ऐड करके। अब आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जैसे मान शाह ने दापा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी और विजय प्राप्त करने के बाद वो यहीं नहीं रुके थे, बल्कि वो आगे छपरांग भी पहुंचे थे और वही काम राजा श्याम शाह के द्वारा भी किया जाता है। श्याम शाह ने दापा क्षेत्र को जीतने के बाद अपना अगला सैन्य अभियान छपरांग पर किया, लेकिन इस छपरांग अभियान में राजा श्याम शाह असफल हुए, क्योंकि इस समय प्राकृतिक आपदा आई और प्रकृति इस समय पक्ष में नहीं थी राजा श्याम शाह के, और इसीलिए राजा श्याम शाह की सेना को यहाँ पर बहुत क्षति उठानी पड़ती है। और इस अभियान की तुलना की जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के साथ। जिस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान में उसकी सेना को बहुत क्षति उठानी पड़ती है, उसी तरीके से गढ़वाल के शासक श्याम शाह को भी यह क्षति उठानी पड़ती है। इसलिए काफी बार इतिहासकार या कुछ इतिहासकार तुलना करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के साथ, यानी हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल का तुगलक इस कारण श्याम शाह को कहा जाता है। अगर हमसे कभी प्रश्न ये पूछा जाए परीक्षा में कि गढ़वाल का तुगलक किसे कहा जाता है, गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई है, तो यहाँ पर हमारा जवाब श्याम शाह होगा, क्योंकि श्याम शाह का जो अभियान था, छपरांग अभियान था, उसकी तुलना की गई है मोहम्मद बिन तुगलक के कराचिल अभियान के साथ। तो इस तरीके से हमने सैन्य अभियान देखा राजा श्याम शाह का। अब हम बात कर लेते हैं श्याम शाह के समय निर्माण की। तो निर्माण में पहला हम देख लेते हैं केसो मठ को। केसो मठ की अगर हम बात करें तो पुराना जो श्रीनगर है, यानी जहां पर आज की हम बात करें जो कमलेश्वर मंदिर का क्षेत्र है, उसे पुराना श्रीनगर कहा जाता था और उस पुराने श्रीनगर में केसो मठ का निर्माण करवाया गया था। तो यह समय था राजा श्याम शाह का, जबकि निर्माण करने में जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान था वो था राजा महिपति शाह। यानी सन 1625 ईस्वी में चाचा महिपति शाह ने, यानी चाचा महिपति शाह किसके हैं? राजा श्याम शाह के हैं। इन्हें श्याम शाह के चाचा महिपति शाह ने इसका निर्माण किया था। अब हमारे लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि केसो मठ का निर्माण करवाया था महिपति शाह ने। आगे चलकर महिपति शाह एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध शासक बनते हैं परमार या परमार राजवंश के। तो महिपति शाह के द्वारा सन 1625 में इसका निर्माण किया गया था, लेकिन इस समय शासन काल था श्याम शाह का। यानी किसके शासन काल में केसो मठ का निर्माण होता है? तो इसका जवाब है श्याम शाह के शासन काल में निर्माण होता है। और किसने इसका निर्माण कराया था? तो महिपति शाह ने इसका निर्माण कराया था। दूसरा अगर हम बात करें प्रभातनाथ पीर के द्वारा, प्रभातनाथ पीर एक व्यक्ति है जिनके द्वारा देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। जैसे कि हमें पता है
कि पिछले हमने कुछ टॉपिक पहले हमने ये पढ़ा था, सत्यनाथ बाबा का जो आश्रम है वो देवलगढ़ में था और इसी देवलगढ़ में सत्यनाथ मंदिर का निर्माण प्रभातनाथ पीर के द्वारा करवाया गया था सन 1626 में। दूसरा अगर हम बात करें, शंकर गुरु समकालीन है राजा श्याम साके, और इनके कहने पर यानी राजा श्याम साके कहने पर शंकर गुरु के द्वारा वास्तु शास्त्र पर एक पुस्तक लिखी जाती है सन 1626 में, और पुस्तक का नाम था वास्तु शिरोमणि। यानी वास्तु शिरोमणि जो वास्तु शास्त्र पर आधारित एक ग्रंथ है, इस ग्रंथ का निर्माण शंकर गुरु के द्वारा किया गया था और शंकर गुरु समकालीन है राजा श्याम साके। अगर हम शासन और शासन के प्रबंधन की बात करें, इस प्रबंधन में सबसे बड़ी भूमिका अगर श्याम शाह को किसी ने हेल्प की तो महिपति शाह का योगदान आता और दूसरा धाम शाह का नाम आता है। तो धाम शाह भाई थे राजा श्याम शाह के, जो शासकीय कार्यों में मदद दिया करते थे, और दूसरे अगर हम मदद की बात करें तो महिपति शाह ने उन्हें हमेशा मदद दी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं राजा श्याम शाह के दरबार में आने वाले जेसुइट दल की। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जेसुइट दल है क्या चीज। अगर हम ईसाई धर्म के अंतर्गत बात करें तो ईसाई धर्म के अंदर कई वर्ग हैं, उन वर्गों में से एक जेसुइट वर्ग है। यानी सामान्य रूप में हम ये कह सकते हैं कि जेसुइट दल ईसाई धर्म के अंतर्गत मिशनरी हैं या धर्म के प्रचारक हैं। जब हम भारत का इतिहास टटोलते हैं तो भारत के इतिहास में सम्राट अकबर के समय पर जेसुइट दल का भारत में प्रवेश होता है, लेकिन कहानी इस समय गढ़वाल की चल रही है और गढ़वाल में शासन राजा श्याम शाह का है। राजा श्याम शाह के समय पर सन 1624, सन 1625 और सन 1631 में जेसुइट दल आते हैं। वैसे जेसुइट दल की अगर हम इस समय की बात करें तो राजा जहांगीर के फरमान को लेकर ये तिब्बत की यात्रा कर रहे थे और गढ़वाल इस समय बीच का पड़ाव था। तो अंद्रादे और मार्कविंस की बात करें जिन्होंने सन 1624 में गढ़वाल की यात्रा की है, हालांकि इनका मेन मोटिव ईसाई धर्म का प्रचार था और धर्म के प्रचार के लिए वो तिब्बत की यात्रा कर रहे थे और इस बीच गढ़वाल एक पड़ाव था। लेकिन जब वो ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे थे और गढ़वाल में आते ही इन्होंने ईसाई धर्म का ज्ञान बांटने का प्रयास किया और इस समय गढ़वाल की अगर हम बात करें सनातन धर्म का वर्चस्व था। सनातन धर्म के लोगों को जब ये प्रतीत हुआ कि यहाँ पे धर्म से संबंधित जानकारी शेयर की जा रही है और दूसरे धर्म की कमियां बताई जा रही हैं, तो उन्होंने अंद्रादे और मार्कविंस का विरोध किया। यानी हम ये कह सकते हैं कि गढ़वाल में अंद्रादे और मार्कविंस का बहुत विरोध होता है। इसके बाद वे तिब्बत जाते हैं, पुनः वापस आते हैं और सन 1625 में दोबारा अंद्रादे और मार्कविंस की यात्रा होती है। आगे हम देखते हैं कि सन 1631 में जो अंतिम यहाँ पर हम ये देखते हैं श्याम शाह के समय पे जेसुइट दल जिसका नेतृत्व अजबेडो के द्वारा किया गया था, वह श्याम शाह के दरबार में आए थे और वो उसके बाद तिब्बत की यात्रा के लिए निकले थे। लेकिन इस समय श्याम शाह जिंदा थे और कुछ महीनों के बाद श्याम शाह का देहांत हो जाता है और श्याम शाह की मृत्यु के बाद अजबेडो तिब्बत की यात्रा करते हैं और अजबेडो के द्वारा लिखे गए जो पत्र हैं उन पत्रों के माध्यम से हमें श्याम शाह के अंत समय की जानकारी मिलती है, यानी समय काल की जानकारी मिलती है सन 1631 की। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सन श्याम शाह का जो समय काल था वह सन 1611 से सन 1631 तक रहा है। बहरहाल अगर हम आगे बात करें तो सन 1626 में इनके द्वारा यानी मिशनरियों के द्वारा सापरांग नामक स्थान में एक चर्च का निर्माण किया। यानी अगर हम सापरांग की स्थिति की अगर बात करें तो सापरांग तिब्बत का वो क्षेत्र यानी दापा का क्षेत्र जो उत्तराखंड की सीमा को टच करता है, उस क्षेत्र में इनके द्वारा एक चर्च का निर्माण किया गया। और अगर हम आगे बात करें, मैकलेगन के द्वारा एक किताब लिखी गई जिस किताब का नाम जेसुइट एंड द मुगल है। इस किताब के माध्यम से भी हमें जानकारी मिलती है कि अंद्रादे और मार्कविंस के द्वारा यात्रा की गई थी, यानी उनके यात्रा वृत्तांत की हमें जानकारी प्राप्त होती है। बहरहाल तो ये कहानी थी जेसुइट दल की। वैसे बड़े तौर पे जब हम विश्व का इतिहास पढ़ रहे होंगे और विश्व के इतिहास में हम ईसाई धर्म के उद्भव और उसके वर्गीकरण की कहानी पढ़ रहे होंगे तो उस समय हम सही तौर पे या बड़े स्तर पर जेसुइट दल की कहानी पढ़ेंगे। बहरहाल हमने इतना समझने का प्रयास किया कि जेसुइट दल एक ईसाई धर्म के प्रचारक हैं, मिशनरी हैं जो धर्म के प्रचार के लिए आए थे और इनमें से इन्होंने 3 बार राजा श्याम शाह के समय हमने देखने को मिला, सन 1624, सन 1625 और सन 1631 में। इनमें कुछ नाम इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, अंद्रादे और मार्कविंस का नाम ध्यान रखना और अजबेडो का नाम आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही सवाल पूछे जाएंगे कि किस राजा के समय पे जेसुइट दल का उत्तराखंड में प्रवेश होता है। इसका सीधे जवाब राजा श्याम शाह है। अब हम आगे बात कर लेते हैं राजा श्याम शाह के चरित्र को लेकर। राजा श्याम शाह गढ़वाल के परमार या पंवार राजवंश में एक ऐसा शासक दिखता है जो अत्यधिक विलासी था, यानी विलासी प्रवृत्ति का राजा है। इसकी विलासिता के कारण
इसकी उपमाएं, इसको उपमाएं भी दी जाती हैं, यानी जो सबसे विलासी शासक रहे उनके साथ इसकी उपमा भी की जाती है। बहरहाल इसका चरित्र अच्छा नहीं है, अर्थात उत्तम नहीं था। आगे हम बात कर लेते हैं, मृत्यु की बात कर लेते हैं। सन 1631 में राजा श्याम शाह अपने कुछ सहयोगियों के साथ अलकनंदा नदी के किनारे पर जाते हैं और अलकनंदा नदी में इस समय उफान आता है और अलकनंदा नदी के उफान में राजा श्याम शाह और उनके सहयोगी बह जाते हैं, अर्थात राजा श्याम शाह की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो राजा श्याम शाह की मृत्यु अलकनंदा नदी में आए हुए उफान से होती है, इसमें ये बह जाते हैं और डूब के उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमें एक जानकारी मिली है कि राजा श्याम शाह की जो पत्नियां हैं उन पत्नियों ने राजा श्याम शाह के मृत्यु के बाद आत्मदाह किया है, अर्थात सती प्रथा की यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है। तो अगर उत्तराखंड के इतिहास को अगर हम टटोलें तो इस इतिहास में हमें जानकारी मिलती कि राजा श्याम शाह के समय पर सती प्रथा का प्रमाण मिलता है और उनकी लगभग 60 जो रानियां थी उन रानियों ने आत्मदाह किया है। बहरहाल यहाँ पर हमें खास तौर पर ध्यान रखना है, सती प्रथा को लेकर सती प्रथा का प्रमाण यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। इस तरीके से हमने इस कहानी में ये समझने का प्रयास किया कि राजा श्याम शाह एक विलासी प्रवृत्ति का था और उसके समय होने वाली तमाम घटनाओं का आज हमने अध्ययन किया या मैंने उसे आपके साथ शेयर किया। इसके बाद अगली कहानी में हम पढ़ेंगे राजा महिपति शाह के बारे में, जो कि गढ़वाल के एक पराक्रमी शासक रहे हैं, और ये कहानी हमारे अगली होगी जिसे हम अगले पड़ाव पर पढ़ेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।